हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। कैसा प्रिपरेशन चल रहा है एग्जामिनेशन का? बहुत अच्छा प्रिपरेशन चल रहा होगा। तो चलिए आज उसी टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर जो लाया गया है, वो आज का लेक्चर आपका फिजिक्स का लेक्चर लाया गया है। और इस लेक्चर में आपको बहुत अच्छे आप ही के पूछे गए यूपी वाले क्वेश्चन सब होंगे। तो चलिए हम लोग पॉलिटेक्निक से संबंधित जो फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को इसमें करेंगे शुरू से लास्ट तक। जब आप इस लेक्चर को देखिएगा तो आपको ऑलरेडी बिलीव हो जाएगा कि क्वेश्चन आपको किस रेंज का लाया गया है और किस रेंज का क्वेश्चन आपको पार्टिकुलर टॉपिक में बताया जा रहा है। यानी ये पार्टिकुलर लेक्चर जो आपको बनाया गया है इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन लाया गया है वो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये बहुत खूबसूरत और प्यारा सा फिजिक्स का लेक्चर, जिसका पहला क्वेश्चन आपके बीच रखा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कहता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेडियस ऑफ नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो आप लोग को बताया जा चुका है। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो क्वेश्चन क्या होगा आज के लिए? जो हमारा क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सब लाया गया है, ये सब बहुत पहले का क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 kg आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्सड विथ 8 kg ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर इज, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर। बेटा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। वैसे तो जनरल लाइफ में आपको नज़र आ रहा होगा, आप समझ रहे होंगे कि जनरल लाइफ में क्या होता है वो आप ऑलरेडी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। कहता है कि 2 kg आपका वाटर है, यानी मास जो आपका वाटर का दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो वाटर का मास दिया गया है 8 kg। 8 kg आपको क्या है, पानी है, कितना डिग्री सेल्सियस पर, तो पानी का तापमान आपको 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। कितना डिग्री सेल्सियस दिया गया है? 20 डिग्री सेल्सियस आपको पानी का तापमान है, जिसका अमाउंट आपको कितना दिया गया है, तो 8 किलो पानी लिया गया है। दूसरा चीज़ इसी क्वेश्चन में कहता है कि मास जो आपका बर्फ़ का है, आइस का, वो आपको कितना है, तो 2 kg आपको बर्फ़ लिया गया है, जो कितना डिग्री सेल्सियस पर है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको बर्फ़ को लिया गया है। अब कहता है कि पानी और बर्फ़ दोनों को मिला दीजिए। पानी और बर्फ़ दोनों को मिलाएंगे तो आपको पता है कि टेम्परेचर, हाईयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो करता है। कोई भी चीज़ क्या होता है, हाईयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो करता है। तो ये 2 kg बर्फ़ जो 0 डिग्री सेल्सियस पर है और 8 किलो पानी जो आपका कितना डिग्री सेल्सियस पर है, 20 डिग्री सेल्सियस पर है, दोनों को आपस में मिला दिया जाता है। तो उससे जो दोनों बर्फ़ और पानी मिलकर जिस मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा, जिस मिश्रण का फॉर्मेशन करेगा, उसी मिश्रण का पूछ रहा है कि तापमान क्या होगा। ज़रा सोचो क्या होना चाहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस और नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन आपके पास रखे गए हैं। फटाफट बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन होगा, वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। बिल्कुल क्या होगा, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि आपका इसमें एक तो मान लेते हैं कि मिश्रण का तापमान, मान लेते हैं कि मिश्रण का जो तापमान होगा वो आपको कितना होगा, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर जो होगा वो आपको कितना होगा, तो मान लेते हैं थीटा है। टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना है, थीटा है, या थीटा डिग्री सेल्सियस मान लो। थीटा डिग्री सेल्सियस मिक्सचर का टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जो होगा, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर आपका कितना दिया गया है, मिक्सचर का तापमान आपको थीटा डिग्री सेल्सियस है, जैसा हमने मान लिया है। अब इसमें क्या होगा, तो एक एनर्जी को लूज करेगा, एक तापमान को लूज करेगा, दूसरा तापमान को गेन करेगा। तापमान आपका ऊर्जा होता है जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाएगा। तो एक ऊर्जा देगा और दूसरा ऊर्जा लेगा, तो दी गई ऊष्मा और ली गई ऊष्मा, तो क्या होगा, तो दोनों आपका कंजर्व हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं दी गई ऊष्मा
बराबर क्या होगा, ली गई उष्मा। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे पहले भी किए हैं। ली गई उष्मा यानी कितना उष्मा आपको दिया जा रहा है और कितना उष्मा आपसे लिया जा रहा है, ये आपका दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो उष्मा देगा कौन और लेगा कौन, ये जानने वाली बात। उष्मा देगा कौन और लेगा कौन, ये जानने वाली बात है। तो उष्मा देने का काम इसमें कौन करेगा और लेने का काम कौन करेगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा किसका है, तो टेम्परेचर बेटा ज़्यादा है आपका किसका, तो टेम्परेचर ज़्यादा है आपका किसका, टेम्परेचर ज़्यादा है। तो टेम्परेचर आपको ज़्यादा है किसका, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो उष्मा दिया गया होगा वो किसको दिया गया होगा, तो आइस को दिया गया होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस था, तो आइस आपका 2 kg है, तो 2 kg को ग्राम में अगर चेंज कीजिएगा तो 2000 ग्राम हो गया। कितना ग्राम हो गया, तो 2000 ग्राम आपका क्या हो गया, तो आपका आइस हो गया। और इसको टेम्परेचर कितना मिला, तो टेम्परेचर आपको इसका 20 डिग्री सेल्सियस इसका था किसका, इसका आपको 20 डिग्री सेल्सियस था। तो इसको जो टेम्परेचर आपको मिलेगा, दोनों टेम्परेचर आपको कंजर्व हो जाएगा, वैल्यू 100 होगा। तो इसको 100 डिग्री यानी 80 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर दी गया होगा। किसको, हीट को आपको 80 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर आपको हीट को दिया गया है। किसको दिया गया है, तो हीट को आपको 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको दिया गया है। और ये 5 kg था, तो 5 kg को ग्राम में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 kg ने 8 kg था, तो 8 kg को ग्राम में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा 80 ग्राम। और 20 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर था, तो इंटू कीजिएगा तो इसका जो तापमान, तो जितना तापमान आपको इसका होगा उतना ही तापमान इसका होगा। दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको कितना, तो 80 डिग्री ये 20 डिग्री ये, तो दोनों का तापमान जब लिखिएगा अमाउंट भी कम ज़्यादा है, तो अमाउंट भी 4 गुना है। तो इसको जो दिया जाएगा टेम्परेचर वो इसके कंपैरिजन में 4 गुना दिया जाएगा। मैक्सिमम टेम्परेचर ये लेगा, तो 4 टाइम्स ये टेम्परेचर इसका हम दे दिए, इसको कम हो गया। और ये इतना था, तो इधर से आपका कितना आ गया, तो इधर से आपका आ गया 16000 और इधर से भी कितना आ गया, तो 16000 डिग्री सेल्सियस इसका, यानी दोनों का टेम्परेचर आपको समान आ गया। और दोनों का टेम्परेचर किस पर समान आया है, तो दोनों पर जो टेम्परेचर आपको समान आ रहा है वो कितना डिग्री सेल्सियस पर है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों का टेम्परेचर क्या आ रहा है, बिल्कुल आपको समान आ रहे हैं। दोनों का टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस पर, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों का टेम्परेचर आपका समान आ रहा है। दोनों का टेम्परेचर थीटा जो आपका दिया गया है वही निकालना था, ये आपका थीटा था और यही हमको निकालना था कि ये थीटा क्या होगा। तो दोनों का टेम्परेचर जितना ये देगा दोनों का बराबर कितना पर आ गया, इतना पर। तो आपको ये 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया था, इसको भी 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो आपको कितना 0 डिग्री सेल्सियस आपके दोनों के टेम्परेचर का मिश्रण हो जाएगा, वो आपको 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बढ़ाइए घटाइएगा तो टेम्परेचर आपका वेरी कर जाएगा। ये आपको पहला नंबर क्वेश्चन था। बनाए कैसे, तो 2 किलो बेटा बर्फ था जो 0 डिग्री सेल्सियस पर था और 8 किलो आपका पानी था जो आपका कितना 20 डिग्री सेल्सियस पर था। अब निकालना था कि पानी और बर्फ़ दोनों को मिला देंगे तो जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, वो आपको निकालना था। तो टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेल्सियस आ जाएंगे। कैसे, मैंने किया मास वाटर का ले लिया 8 किलो था, आइस का बर्फ़ का ले लिया मास, बर्फ़ ये है बर्फ़ है तो बर्फ़ का मास हम ले लिए कितना, तो 2 kg 0 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर मिश्रण का तापमान थीटा बराबर थीटा मान लिए जो आना था। टेम्परेचर दी गई उष्मा, तो उष्मा आपको किसको दिया जाएगा, तो उष्मा हाइयर से लोअर जाता है तो ये उष्मा दिया होगा। ये कितना था 8 किलो था 20 डिग्री सेल्सियस पर था। आई किसको दे रहा है, तो 2 किलो को दे रहा है। तो 1 kg आपका 20 डिग्री पर देगा तो 8 किलो कितना, तो 80 डिग्री सेल्सियस इसको ये उष्मा दे दिया। ये आपका 20 डिग्री पर 8 किलो था तो 20 इंटू तो इतना इसका इतना दोनों बराबर आ गया। तो दोनों बराबर आ गया, इट मीन्स क्या ओवरऑल दोनों का जो टेम्परेचर होगा बर्फ़ और पानी दोनों एक साथ अगर मिला देंगे तो दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया। तो नीचे बराबर आ गया। कितना पर काम किए थे, 0 डिग्री सेल्सियस पर किए थे। आगे पीछे करते तो वेरी कर जाता। बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। क्या कहता है, द मैग्नेटिक फ्लक्स अट्रैक्टेड विथ ए कॉइल ये जितना मैग्नेटिक फ्लक्स अट्रैक्टेड विथ ए कॉइल जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 8.0 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर दिया हुआ है एट एनी मोमेंट, यानी किसी भी क्षण पर आफ्टर 0.2 सेकेंड यानी 0.2 सेकेंड के बाद ये चेंज कर जाता है और ये वैल्यू और 4
इसका ऊपर वाले का बिल्कुल कितना हो जाता है, तो बिल्कुल आपको आधा हो जाता है। ऊपर 8 × 10⁻⁻4 था, नीचे 4 × 10⁻, और ये चेंज होने में कितना समय लगा, तो 0.2 सेकेंड का। तो पूछ रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होंगे, वैद्युत विभव बल जो होगा, वो आपको क्या होगा वही निकालना है। किसी क्षण एक कंडली के साथ 8 × 10⁻⁻4 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स संबंध है, यानी इतना आपका दिया हुआ है, और 2 सेकेंड 0.2 सेकेंड के पश्चात वो बदलकर 4.8 × 10⁻, इतना वेबर हो जाता है। तो कुंडली में प्रेरित आपका विद्युत वाहक बल जो होगा वो क्या होगा, तो मान लेते हैं कि ये विद्युत वाहक बल आपका ई है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, dθ/dt हो जाएगा, dθ/dt। अब कहाँ से कहाँ तक चेंजेज कर रहा है, तो dθ का मान कितना हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ से कहाँ तक, तो 8 चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स 8 × 0 × 10⁻⁻4 दिया हुआ है, और उसके बाद आपका 8 × 0 × 10⁻⁻4 चेंज हो रहा है। तो ये आपका फाइनल पहले इतना था, बाद में कितना हो गया, 4.0 × 10⁻⁻4 वीबर हो गया, और इसको चेंज होने में समय कितना लगा, तो 0.2 सेकेंड का लग गया। यही वैल्यू आपका ई का निकालना था। अब इसको निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 में से 4 चला गया, 10⁻4 को कॉमन लीजिएगा, एक लाइन हम यहाँ लिख देते हैं, 10⁻⁻4 को कॉमन लीजिए, यहाँ पर 8 यहाँ पर -4 हो जाएगा, और नीचे आपका 0.2 जैसे था वो लिख देंगे। अब क्या आ गया, तो 4 × 10⁻⁻4 हो गया, और ये आपका 0.2 है। इस डेसिमल को रुपाइएगा, ऊपर 10 आएगा, नीचे 2 से काट दीजिएगा, ये 2 आ जाएगा, तो 2 × 10⁻, क्या हो जाएगा, -3। 2 × 10⁻³ आपका आ जाएगा, तो 2 × 10⁻³ क्या आएगा, तो इतना वोल्ट आ जाएगा। इतना आपका क्या आ जाएगा, इतना आपका वोल्ट आ जाएगा। ये इतना आपका क्या आया, तो ईएमएफ आया, तो ईएमएफ कहते हैं। इतना आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आया, तो इतना वोल्ट हो गया। इसको मिली वोल्ट में चेंज कीजिएगा, तो 1000 से गुना करना होगा, तो 2 × 10⁻³ और गुने 10⁻³ बराबर क्या हो जाएगा, इतना आपका मिली वोल्ट पर सेकेंड आ जाएगा, मिली वोल्ट पर सेकेंड। इतना मिली वोल्ट पर सेकेंड आ जाएगा, तो ये इससे कटिए गया, यानी 2 मिली वोल्ट पर सेकेंड। 2 मिली वोल्ट क्या आ जाएगा, 2 मिली वोल्ट पर सेकेंड आपका वैल्यू आ जाएगा। 2 मिली वोल्ट पर सेकेंड यानी क्या दिया हुआ है, 2 मिली वोल्ट पर सेकेंड, यानी क्या, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ए आपका सही ऑप्शन होगा। समझ में आ गया। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इफ बोथ द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, क्या कहता है, मास और रेडियस, यानी अर्थ के मास और अर्थ के रेडियस दोनों को क्या कर दिया जाता है, आपको आधा कर दिया जाता है, डिक्रीजेज बाय 50%, 50% घटा दिया गया है, यानी दोनों के अर्थ के मास और वेट दोनों को क्या कर दिया गया है, आधा कर दिया गया है। दोनों को क्या कर दिया गया है, तो आधा कर दिया गया है। तो जैसे ही हम दोनों को आधा करते हैं, कहानी क्या आ जाएगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। दोनों को आधा कर देंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वुड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या परिवर्तन होगा, तो जी बराबर क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन r², जी m1 m2 अपॉन r², ये आपका जी का मान होता है। ये किसका मान होता है, तो जी का मान होता है, जी m अपॉन r², डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी का एक को मास हम लेते हैं, तो इसका डायरेक्ट आप ऐसे भी फार्मूला लिख सकते हैं, जी m अपॉन r² सिंपली आप लिख सकते हैं। तो ये आपका नॉर्मल फार्मूला जो जी का होता है, जनरल फार्मूला वो है। अब क्या है, नया फार्मूला जो जी डैश है, वो जी डैश क्या आ जाएगा, तो जी तो आपका जी रहेगा, मास आधा हो गया तो m/2 हो गया, और रेडियस आधा हो गया तो r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी m आ जाएगा, 2 को नीचे ले लेते हैं, r का r² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आपका ऊपर चला जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 2gm अपॉन r², 2gm अपॉन r²। और यही वैल्यू आपका पहले था, तो जी डैश आपका क्या हो गया, डबल हो गया। जी डैश आपका क्या हो गया, तो जी बट्टा जी डैश आप कहता है कि कितना से इंक्रीज कर जाएगा, तो इंक्रीज निकालेंगे तो परसेंटेज इंक्रीज डायरेक्ट अगर निकाल देंगे तो परसेंटेज इंक्रीज क्या आ जाएगा, तो परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा 2gm बट्टा r² में से घटा देंगे किसको, gm बट्टा r² को घटा देंगे, अब बट्टा में क्या लिख देंगे, तो जो आपका पहले था gm अपॉन r², गुना क्या कर देंगे, तो 100 कर देंगे, गुना क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। यही काम तो करना था,
और इस काम को हम अगर करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, तो GM/r² को कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो स्पेस तो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से हम एकाएक मूव करते हैं कहाँ, ऊपर की ओर। ध्यान से देखिएगा, कलर चेंज करके दिखाते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ से आपका क्या कीजिएगा, तो GM/r² को आप कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 - 1 बच जाएगा। और यहाँ पर GM/r² आपका नीचे था और गुने क्या हो जाएगा, 100 इतना % हो जाएगा। तो GM/r² कट गया, 2 - 1 1 आ गया, कितना % से इंक्रीज कर गया, तो 100% से बढ़ गया, सीधा डबल हो गया। पहले GM/r² था, अब इसका सीधा डबल हो गया, 2 GM/r² आ गया, तो कितना % बढ़ गया, दुगुना हो गया, यानी 100% आपका इंक्रीज कर गया। तो कभी भी आप अगर जी के मान पृथ्वी के मास को और रेडियस दोनों को आधा कर दीजिएगा, तो उस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है वो आपका 9.8 है, तो वो सीधा डबल हो जाएगा और कितना आ जाएगा, 19.6 लग जाएगा, 19.6 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी इन द सर्किट शोन इन द गिवन बिलो। क्या कहता है कि आपको फिगर दिया गया है, एक सर्किट डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट करके राइट साइड रखा गया है। पूछ रहा है इसमें कि ए और बी के एलोंग जो होगा वो आपका रेसिस्टेंस क्या होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिरोध जो होगा ए और बी के एलोंग, वही पूछ रहा है। चित्र में दिखाए गए परिपथ के सिरे ए तथा बी के मध्य कुल प्रतिरोध क्या होगा, ए तथा बी के सिरे जो मध्य कुल प्रतिरोध होगा, तो मैं आपको पहले बता दूं कि इसके कारण जो आपका प्रतिरोध होगा या आपका इसके कारण जो रेसिस्टेंस होगा वो आपको 0 के बराबर होगा। इसके कारण रेसिस्टेंस किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि करंट जब आएगा, सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूं, करंट जब इधर से आए चाहे इधर से आए, तो इधर से जाएगा तो 2 ओम, इधर से जाएगा 2 ओम, इधर फिर जाने के बाद ऐसे जाएगा तो फिर तो वही रास्ता अपनाना होगा, ये सीधा इधर से एक सीधा इधर से। तो जब जैसे ही इसका अगर 0 हो गया, इट मीन्स इस डायग्राम को और क्लियर करके आप बनाइएगा, तो ये ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका ये डायग्राम ऐसे आ जाएगा, ऐसे, और यहाँ से आपका ये डायग्राम ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और ऐसे करके एक पॉइंट ऐसे आ जाएगा, बीच का एक पॉइंट, इसको मान लो P या कुछ भी मान लो, जो पॉइंट है ये कोलैप्स कर जाएगा, और फिर यहाँ से ऐसे बढ़ेगा और यहाँ से ये ऐसे बढ़ेगा और यहाँ से आपका फिर ये क्या बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा, और ऐसे करके एक पॉइंट आएगा और इसको हम B मानेंगे। ए और बी के बीच रेसिस्टेंस, तो ये दोनों बेटा पैरेलल में आ जाएगा। तो ये आपको सब 2-2 ओम दिया हुआ है, तो सब के वैल्यू को रिप्रेजेंट कीजिए। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये आपके 2 ओम है, ये भी कितने हैं, 2 ओम है, ये भी आपका 2 ओम है, ये भी आपका कितना है, 2 ओम है, ये दोनों पैरेलल में है। तो इसका R1 जो आप लिख लीजिएगा, वो R1 क्या हो जाएगा, R1 बराबर 2 × 2 + 2 + 2 कैसे निकाले, तो पैरेलल में जब होता है तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, 1/R1 + 1/R2, ये हो जाता है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 1/R इक्विवेलेंट जो आ जाता है, हम डायरेक्ट फार्मूला लगा दिए है आपका, तो R1 + R2/R1 गुने R2 लिखेंगे, और जैसे ही हम इसको R इक्विवेलेंट निकालेंगे वैसे ही आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, R1 × R2 अपॉन क्या हो जाएगा, R1 + R2। अब R1 R2 आपको दिया गया है, तो हमने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, R1 गुने R2/R1 + R2, तो ऊपर 4 और नीचे 4, कट के कितना आ जाएगा, 1 आ गया। इन दोनों के बीच जो रेसिस्टेंस है उसको मान लेते हैं R2, इन दोनों के जो पैरेलल रेसिस्टेंस होगा, तो ये भी क्या होगा, 2 × 2 अपॉन 2 प्लस क्या हो जाएगा, 2, यानी क्या 4/4, इट मीन्स कट के कितना आ गया, 1 ओम। अब ये दोनों को आप जब देखेगा तो ये दोनों बेटा आपको पैरेलल में है, ये दोनों किस में है, तो ये दोनों आपको पैरेलल में है, पैरेलल कहते हैं, सीरीज में है। कैसे, वो हम अभी आपको दिखा देते हैं। ये A है और ये आपका B है, ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। अब जैसे ही इन दोनों को लिखिएगा तो R इक्विवेलेंट जो इसका आएगा सीरीज का, तो सीधा जोड़ देंगे तो R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो 1 + 1 बराबर कितना, 2 ओम, 1 + 1 ओम बराबर कितना, 2 ओम। दिस मच इज योर आंसर, दिस मच इज योर आंसर। ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन और बहुत अच्छा क्वेश्चन था सिंपल एंड बेस्ट में, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके द्वारा जो रेसिस्टेंस होगा वो आपको शून्य होगा, अदरवाइज जो रेसिस्टेंस होगा
वो आपको हम दिखा दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरा रेसिस्टेंस आपको क्या होना चाहिए। दूसरा रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, डायग्राम भी आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि इसका डायग्राम सही क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है ए कंडक्टर कैरीज ए करेंट ऑफ 3 मिली एम्पियर, यानी कोई चालक है जो आपको 3 एम्पियर के करेंट को कैरी करने का काम करता है, ढोने का काम कर रहा है। अब कहता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू इट इन 1 मिनट, 1 मिनट में उस कंडक्टर से कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। सीधी सी बात है, कॉमन सी बात है, आप लोग जानते होंगे कि सॉलिड में इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। और किस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में पाए जाते हैं, तो धातु में पाए जाते हैं। इसीलिए सॉलिड का जो कंडक्टर होता है वो आपको धातु होता है। लिक्विड में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वो आयंस के द्वारा पाया जाता है। और आयंस किस में पाए जाते हैं, तो जो आपका नॉन मेटल्स होता है उसमें आपको आयंस पाए जाते हैं। तो नॉन मेटल लिक्विड में आयंस का फ्लो, आयंस के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट को धोया जाता है। और सॉलिड में कंडक्टर जो होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा धोया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि करंट आपको दिया हुआ है, तो I बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी, ये आप जानते होंगे Q अपॉन टी। तो यहाँ से आपको चार्ज निकल जाएगा, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, तो IT हो जाएगा। करंट आपका कितना दिया हुआ है, तो 3 मिली एम्पेयर दिया हुआ है। 3 मिली एम्पेयर को किस में बदलिएगा, एम्पियर में बदलिएगा, तो 3 × 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। और टाइम कितना है, तो 1 मिनट, 1 मिनट को 60 सेकंड में बदल दीजिए तो इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1.8 एम्पियर पर सेकेंड आ जाएगा। 1.8 एम्पियर पर सेकेंड आपको क्या आ जाएगा, एम्पियर पर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, तो एम्पियर पर सेकेंड को हम कूलम लिख सकते हैं। तो चार्ज आपका कितना आ गया, तो 1.8 कूलम आ गया। चार्ज कितना आ गया, तो 1.8 कूलम। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। नहीं, चार्ज का एक प्रॉपर्टी होता है कि चार्ज आपका क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड कहने का मतलब ये हुआ कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, चार्ज जहाँ कभी भी या किसी भी वस्तु पर, किसी सब्सटेंस पर या कहीं भी अगर उपस्थित होगा तो वो आपको ई के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। यानी 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e इंटीजर के गुणनखंड में पाया जाएगा। कुछ ऐसे सब्सटेंस है जैसे आपका क्वार्क्स हो गया जिसमें 2/3 या 2/3 या 3/4 के फॉर्म में फ्रैक्शनल में चार्ज पाए जाते हैं। अदरवाइज चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में पाया जाता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या आया, Q बराबर प्लस माइनस आपका N होता है। तो आपको हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो N बराबर क्या हो जाएगा, तो N बराबर Q अपॉन E हो जाएगा। Q का मान कितना दिया हुआ है चार्ज का, तो चार्ज आपको आया है 1.8 कूलम। और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर हो जाएगा। इसको अगर आप काटिएगा डेसिमल से, डेसिमल आप उड़ा देते हैं और उसके बाद जब इसको आप काटिएगा तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आ जाएगा वो आपको 10⁻, कितना आ जाएगा, तो 10⁻, ये आपका कितना दिया हुआ है, तो ये आपका ऊपर में चला जाएगा 18। लगभग इसको काट दो इधर से और इधर कितना बचेगा, 16 1 जा 16, 16 2 जा, तो ये आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 10⁻, कितना के बराबर हो जाएगा। लगभग मान आपको पूछा जा रहा होगा कि 1 मिनट में जो लगभग होगी तो लगभग आवेश कितना आ जाएगा, तो 0 पॉइंट, यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर डेसिमल का एरर हमको जैसा नज़र आ रहा है, यहाँ 0.18 एम्पियर हो जाएगा। और यहाँ पर जब उस वैल्यू को जाड़िएगा 0.18 एम्पियर को, तो यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो आपको नीचे में क्या आ जाएगा, तो नीचे में आपको यहाँ से हटाइएगा इसको तो लगभग आपको 16 है, नीचे में कितना आ जाएगा, 1 कितना था, 1.8 एम्पियर था ना, 0.18 एम्पियर आएगा, 0.18 एम्पियर। अब इसको लगभग आप अगर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो लगभग इसको आप भाग दे दीजिए, तो भाग उग देते हैं भाई क्या आता है, 1 सेकेंड रुक जाओ, इसको अच्छी तरह से सॉल्व करो। क्या आएगा, 0.18 एम्पी कूलम, ये आ गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 0.18
गुने 10 पे पावर कितना आ गया, तो 10 पे पावर 19 ऊपर चला गया। अब बचा कितना, तो 1.6। अब इसको उड़ाइएगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100, इसको उड़ाइएगा तो नीचे एगो शून्य, ये शून्य, ये शून्य कट गया। अभी कटेगा नहीं तो ऊपर 180 ले लो और नीचे लगभग 160 ले लो, ये 10 पे पावर 18 ले लो। ये लगभग अप्रॉक्सीमेट मान इसका 1 मान लेते हैं, तो 1 × 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो लगभग वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 10 पे पावर 18। 10 पे पावर कितना आ जाएगा 18। ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत क्वेश्चन था। हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है ये बुलेट ऑफ मास 0.01 kg। आपका बुलेट यानी क्या, गोली, बंदूक का जो गोली होता है वो दिया हुआ है। तो कहता है कि एक बुलेट है जिसका मास आपको कितना दिया गया है, तो उसका मास आपको बताया गया है 0.01 kg यानी 100 ग्राम के बराबर होगा। इज फायर्ड फ्रॉम ए गन, फायर्ड फ्रॉम ए गन, एक बंदूक से उसको फायर किया जाता है जिस बंदूक का मास कितना दिया गया है, तो 5 kg का बंदूक है जिससे 0.01 kg का जो गोली है उसको फायर किया जाता है। इतने kg का जो बुलेट है उसको फायर किया जाता है। इनिशियल स्पीड जो आपका बुलेट का है, बुलेट जो निकलता है जिस समय बंदूक को छोड़ता है उस समय आपका 250 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से निकलता है। तो आपको बताना है कि जैसे ही बुलेट निकलेगा ऐसे करके बंदूक लेके ऐसे करके मारेगा ढिचका, तो आगे की ओर बढ़ेगा तो बंदूक आपका पीछे की ओर मूव करेगा। और ये न्यूटन्स के तीसरे नियम को फॉलो करेगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। जिस तेजी से ये आगे निकलेगा उसी तेजी से ये पीछे आएगा और उसके मोमेंटम जो हो जाएंगे वो आपके कंजर्व हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ या अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स के तीसरे नियम के अनुसार, न्यूटन्स के तीसरे नियम के अनुसार क्या हो जाएगा कि आपका जो मोमेंटम आर कंजर्व, मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, नहीं कंजर्व होगा। तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, तीसरे नियम के अनुसार, जो न्यूटन का तीसरा नियम था, तीसरे नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम आर कंजर्व यानी क्या होता है कि संवेग आपका संरक्षित होगा। संवेग जो हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, संवेग संरक्षित हो जाएंगे। तो जिस स्पीड से बुलेट, तो हम आपको अगर एक थप्पड़ मारते हैं तो सीधी सी बात है आपको अगर थप्पड़ लगता है तो मेरे हाथ पर भी उतना ही न्यूटन का बल हमारे हाथ पर भी चोट लगेगा, दिशा उल्टा हो जाएगा। तो बंदूक का जो मोमेंटम होगा मास गुने वेलोसिटी, तो बंदूक का मास कितना है 0.01 kg और इसका जो वेलोसिटी आपका दिया गया है तो 250 मीटर पर सेकेंड आपका इसका वेलोसिटी है। बिल्कुल सेम चीज़ आपका किसका आ जाएगा, तो बिल्कुल सेम कहानी आपको बंदूक के साथ आएगा। तो 5 kg है और इसका वेलोसिटी भी मान लेते हैं, लेकिन ये जो आएगा एक पॉजिटिव आएगा तो दूसरा निगेटिव आएगा, वेक्टर क्वांटिटी है तो एक निगेटिव मान लिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो v बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस, और इसको ग्राम में चेंज कीजिएगा, 1000 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 और इंटू कितना हो जाएगा 250 मीटर पर सेकेंड। इसको ग्राम में चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5000 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये गायब हो गया। अब 5 से काटिए, 25 दूनी कितना हो गया 50 हो गया, तो क्या हो गया 0.5 और 0.5 किस में आया, निगेटिव में आया। तो बंदूक का जो स्पीड होगा वो 0.5 होगा और पीछे की ओर होगा तो 0.5 मीटर पर सेकेंड से बंदूक आपका रिक्वाइल करेगा, पीछे की ओर बैक करेगा, पीछे की ओर बैक करेगा कितना स्पीड से, तो 0.5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बंदूक आपका पीछे की ओर जर्क मारेगा। तब मारेगा जब आपका 10 ग्राम का गोली को 250 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर रिलीज करेगा। उसके बाद 5 किलो का बंदूक 0.5 मीटर पर सेकेंड से बैक मारेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब। एक भी क्वेश्चन आपको थ्योरी का क्वेश्चन नहीं है, टोटल का टोटल क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल भरा गया है। अब क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कन्वेक्स मिरर का जो फोकल दूरी है वो f दिया गया है। प्रोड्यूस्ड एन इमेज, एक इमेज प्रोड्यूस करता है 1/nth द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वो इमेज के साइज का कितना, ऑब्जेक्ट के साइज का 1/n गुना आपका प्रतिबिंब का साइज होगा। देन
द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज, तब पूछ रहा है कि देन द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस जो होगा किसका, मिरर से जो वस्तु की दूरी होगी वो क्या होगी, वही आपको पूछा गया है। हिंदी में इस क्वेश्चन को समझाते हैं। क्या कहता है, एक उत्तल दर्पण है जिसका फोकस दूरी f दिया गया। फोकस दूरी क्या है, तो फोकस दूरी f है, जो एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/nवा बनता है। तो वस्तु से दर्पण की दूरी क्या होगी, तो बेटा मान लो कि वस्तु से दर्पण का दूरी आपको u है, वस्तु से दर्पण का दूरी u है, तो v आपका कितना बनेगा, तो v कह रहा है कि u का 1/n टाइम्स यानी u/n बन जाएगा। और f आपको कितना दिया हुआ है, तो f ही दिया हुआ है। u आपको u दिया हुआ है, v u/n है और f आपको f है। तो मिरर फार्मूला लगा देंगे। तो फ्रॉम मिरर फार्मूला यानी दर्पण सूत्र से आपको क्या प्राप्त होगा वो देखेंगे। तो फ्रॉम मिरर फार्मूला, जैसे ही आप मिरर फार्मूला लगाइएगा 1/v बराबर क्या हो जाएगा, या 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/u + 1/v, 1/u + 1/v यानी 1/f बराबर 1/u + 1/v हो जाएगा। हमको निकालना क्या था, तो हमको u का मान निकालना है। तो फटाफट आप u का मान निकालिएगा। तो सारे वैल्यू को पहले डाल दीजिए। तो 1/f रहने दीजिए, यहाँ पर 1/u है तो u के जगह पर तो u ही रहेगा, और v के जगह पर क्या हो जाएगा, तो 1/u/n हो जाएगा। तो n आपको ऊपर चला जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो आगे क्या आ जाएगा वो कहानी देखिएगा। आगे आपको क्या आ जाएगा, तो यहाँ से 1/f तो रहेगा ही, इधर आपको क्या हो गया 1/u को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर क्या बचा, तो 1 + n बचा। अब आपको वैल्यू किसका निकालना है, तो वैल्यू निकालना है u का। तो u बराबर f इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 1 + n आ जाएगा। यानी u का मान क्या आया, 1 + n गुने f आया है। कहीं ऑप्शन, बिल्कुल ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या आ गया, n + 1 गुने f आपका आ गया। तो ये भी आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे जो आपको मिरर से लिया गया, ऑप्टिक्स से लिया गया, न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है लेजर सिग्नल्स सेंड टुवर्ड्स द मून रिटर्न्स आफ्टर टी टाइम्स। क्या कहता है, एक लेजर सिग्नल इसलिए लिया गया है क्योंकि लेजर का जो लाइट होता है बेटा वो आपको ज़्यादा पावरफुल लाइट होता है और तो ज़्यादा दूरी तक वो जाता है। तो कहता है कि एक लेजर लाइट को यहाँ से जलाया गया है, वो चंद्रमा पर जाता है और वहाँ से टकराकर फिर वापस आ जाता है। लाइट है, रिफ्लेक्शन करेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकराएगा और अपवर्तित होकर वहाँ से फिर क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो जाने और आने में जो उसको समय लगता है वो आपको टी टाइम लगता है। कहता है कि c इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड जो लाइट का है, जिस गति से वो जाता है और आता है वो आपको c दे रहा है। तो पूछ रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द ऑब्जर्वर इज गिवन बाय, यानी क्या कहता है कि ऑब्जर्वर से जो डिस्टेंस होगा मून का वो आपको क्या होगा, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो कहता है, क्वेश्चन हिंदी में समझा देते हैं। कहता है कि एक लेजर सिग्नल चंद्रमा पर भेजा जाता है जो t सेकेंड में वापस आता है, t सेकेंड में वापस आता है। यदि प्रकाश की चाल क्या, प्रकाश की चाल c हो तो चंद्रमा की दूरी प्रेक्षक यहाँ जहाँ से भेज रहा है, जो ऑब्जर्वर यहाँ से लाइट को सेंड कर रहा है, उसकी और चंद्रमा के बीच का जो दूरी होगा वो क्या होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो दूरी क्या होगा, तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, तो स्पीड गुने टाइम हो जाएगा, स्पीड गुने टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड गुने टाइम हो जाएगा। तो स्पीड आपका क्या दिया हुआ है, तो c दिया हुआ है, ठीक है। और टाइम आपका क्या दिया हुआ है, तो t दिया हुआ है, टाइम आपका t दिया हुआ है। और डिस्टेंस कितना है, तो जितना जाने में लगा उतना ही आने में लगा। तो d आपका जो है वो आपका 2d मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस हो गया यहाँ से ऑब्जर्वर से चंद्रमा तक का। तो यहाँ से वहाँ जा भी रहा है, वहाँ से आ भी रहा है, तो डबल डिस्टेंस को कवर किया। कितना डिस्टेंस को कवर किया, डबल डिस्टेंस को। तो 2d आ गया। तो हमको निकालना क्या था, d। तो d क्या हो जाएगा, c × t/2 यानी ct/2 हो जाएगा। है कहीं ऑप्शन, ध्यान से देखिएगा। तो उसके बीच की दूरी क्या होगा, ct/2 हो जाएगा। और ये 2d इसीलिए यहाँ पर लिए थे क्योंकि ये जा भी रहा था। जैसे मान लो यहाँ पर आपका कोई ऑब्जर्वर है, ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका कोई ऑब्जर्वर है और यहाँ पर आपका मून है। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका d हो गया। तो d गया भी और d आया भी, ये d गया भी d आया भी। तो d + d कितना हो गया, 2d हो गया जाने आने में। तो डिस्टेंस आपका कितना हो गया यहाँ पर, तो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका मून है, चंद्रमा है। तो डिस्टेंस आपका 2d हो गया। टाइम आपको कितना दिया हुआ है, तो टाइम आपको t दिया हुआ है। और स्पीड आपका कितना है, तो स्पीड बेटा जिससे लाइट जा रहा है वो c दिया हुआ है। फटाफट डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, d का वैल्यू निकल जाएगा ct/2
2। समझ में आ गया? ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, लाइट का ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। 2 लेंसेज, क्या कह रहा है कि 2 लेंस है। कितना लेंस है? 2 लेंस है। 2 लेंसेज पावर 2.5 डायोप्टर और 1.5 डायोप्टर आर ज्वाइंट टुगेदर। क्या कहता है? 2 लेंस है जिसका पावर आपको दिया गया है, एक लेंस का पावर आपको 2.5 डायोप्टर है और दूसरा लेंस का पावर है 1.5 डायोप्टर। दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ने के बाद जो फोकल लेंथ बनेगा दोनों का, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो बेटा जैसे ही आप दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का पावर जुड़ेगा। तो एक का 2.5 डायोप्टर है और दूसरा का 1.5 डायोप्टर है, दोनों जुड़ जाएगा तो 4 डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 डायोप्टर। और पावर का फॉर्मूला जानते हैं कि P बराबर क्या होता है? 1/F होता है। किस में? जब आपका ये मीटर में निकालना हो तब। और 100/F होता है किस में? जब आपका सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में आपका फोकल लेंथ दिया हो तब। तो आपको निकालना किस में है? सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर F बराबर क्या हो जाएगा? 100/P सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 100 तो है ही, P आपका कितना है? 25 डायोप्टर। काट दीजिएगा तो 25 कहते हैं, कितना है? 4 डायोप्टर है ना। तो इसको 4 डायोप्टर ले लेंगे और जैसे ही आप काटेंगे वैसे आपका वैल्यू क्या आ जाएगा वो देखिएगा। ऊपर में आ जाएगा 100 और नीचे में आ जाएगा आपका 4 को काट दीजिएगा तो 25 सेंटीमीटर। यानी दोनों को मिलाने के बाद, यानी क्या कहता है कि एक 25 डायोप्टर का लेंस है, 25 कहते हैं, 2.5 डायोप्टर का है, एक आपका 1.5 डायोप्टर का है। दोनों लेंस को, दोनों यानी दोनों पावर वाले 2 लेंस है, उसको जब मिला देंगे तो 4 डायोप्टर का एक लेंस हमारे पास बनेगा। और उस लेंस का फोकस दूरी पूछ रहा था तो सेंटीमीटर में ऑप्शन था, तो हमने सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया? तो इस फार्मूला का इस्तेमाल किया, डायरेक्ट डाल दिए, निकल गया। तो 25 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व है और इलेक्ट्रोस्टेट भी इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिक करंट भी इन्वॉल्व है। यानी ये क्वेश्चन में सब चीज़ इन्वॉल्व कर दिया गया। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। चूंकि ये बड़ा क्वेश्चन है तो आंसर छोटा होगा, लेकिन फिजिक्स में ऐसा जनरली होता है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा कर क्वेश्चन बनाया जाता है, तभी क्वेश्चन समझ में आता है, नहीं तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। और जैसे जैसे वो क्वेश्चन समझाता है वैसे वैसे आंसर निकलते चला जाता है। तब जब आपके पास थ्योरी और कॉन्सेप्ट मजबूत होगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा और आपका दिमाग वर्क करना शुरू कर देगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है? द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स इज एफ। क्या कहता है कि 2 पैरेलल वायर है। बेटा 2 पैरेलल वायर है। मैंने आपको कहानी इससे पहले भी क्वेश्चन करवाया था। आपको 2 पैरेलल वायर दिया गया है और कहता है कि उसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को। इससे पहले एक क्वेश्चन हमने करवाया था आपको कि जब 2 पैरेलल वायर्स होते हैं और दोनों पैरेलल वायर्स के बीच में अगर करंट का डायरेक्शन सेम होता है, समान दिशा में आवेश चलता है, तो दोनों पैरेलल वायर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। कौन सा फोर्स लगता है? आकर्षण बल लगता है। अगर 2 समानांतर तार दिया गया है और उसमें करंट अगर विपरीत दिशा में चलता है तो दोनों के बीच जो फोर्स लगता है वो आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। ये आपको दिमाग में रखना होगा, तभी आगे कुछ समझ पाएंगे। तो पहले कहता है कि फोर्स ऑफ रिपल्सन दिया हुआ है, इट मीन्स क्या? एक में करंट आपको ऐसे जा रहा होगा तो दूसरा में करंट आपको ऐसे जा रहा होगा, नो डाउट। अब कहता है कि व्हेन ईच वन ऑफ देम कैरीज ए सर्टेन करंट आई, दोनों में से कुछ ना कुछ करंट आपको आई चल रहा है, इधर भी आई और इधर भी आई चल रहा है। कहता है कि इफ द करेंट इन ईच वायर इज डबल। अब करेंट को क्या कर दिया जाता है? डबल कर दिया जाता है। यानी वायर को डबल नहीं किया गया, किसको कर दिया गया? तो करेंट इसका 2i हो गया और इसका भी करेंट क्या हो गया? 2i होगा। जब बेटा करेंट को डबल करेंगे तो फोर्स हमारा 4 गुना हो जाएगा। फोर्स हमारा 4 गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में करेंट जो होता है या Q जो होता है
वो Q1 गुने Q2 होता है, तो I1 गुने I2 हो जाएगा। और ये आपका I गुने I था पहले, अब ये कितना हो जाएगा 2I गुने 2I हो जाएगा। तो 2I को आप गुना कीजिएगा, 2I को गुना कीजिएगा तो कितना गुना हो जाएगा 4I हो जाएगा। पहले I गुने I था तो ये कितना था 1I था, कितना गुना हो गया तो 4 गुना हो गया। कितना गुना हो गया तो 4 गुना हो गया। बेसिकली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, मैंने पहले भी समझाया है कि बड़ा क्वेश्चन छोटा आंसर, छोटा क्वेश्चन बड़ा आंसर और थोड़ा जटिल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा है, कहता है ए कार एक्सेलरेट, ए कार एक्सेलरेट मोशन का क्वेश्चन है फ्रॉम रेस्ट टू ए कांस्टेंट, रेस्ट फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट ए। कहता है कि एक कार है जो आपका रेस्ट अवस्था में है, बिल्कुल स्थिर है, रुका हुआ है। कार जो है आपका स्थिर है, बिल्कुल रुका हुआ है, ऐसा कह रहा है। कहता है कि ये कांस्टेंट रेट से चलना शुरू करता है, जिसका एक्सेलरेशन आपको ए दिया हुआ है फॉर सम टाइम, यानी कुछ समय के लिए ए होता है। आफ्टर बीच उसके बाद इट डी एक्सेलरेट एट ए कांस्टेंट रेट, ये अल्फा है और ये आपका बीटा है। क्या कहता है कि एक्सेलरेट करता है, कुछ समय तक कार्य को समान त्वरण आपको अल्फा से चलाया जाता है और उसके बाद समान त्वरण बीटा से उसको डी एक्सेलरेट कर दिया जाता है, ताकि कुछ समय बीतने के बाद कार आपको किस पोजीशन में पहुंच जाए, तो कार आपको रेस्ट पोजीशन में पहुंच जाए, ऐसा आपको कह रहा है। कहता है टी इज द टोटल टाइम इलेप्स्ड, ऐसा करने में जो समय लगता है वो कितना समय लग जाता है, तो ऐसा करने में बेटा समय जो लगेगा वो टोटल टाइम आपका टी लग जाता है। तो पूछ रहा है द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द कार इज, मैक्सिमम वेलोसिटी कार के द्वारा क्या एक्वायर किया जाएगा, कार अधिकतम कितने वेलोसिटी को गेन करेगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक डायग्राम हम तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लो कि कोई कार है जो आपका ए, कोई कार है, ए आपका क्या है, कोई कार है। जो कार एक्सेलरेट करके चलता है तो यू इनिशियल आपका यू इसका क्या है 0 है। ये चलना शुरू करता है तो इसके पास एक्सेलरेशन इसका ए जो है वो आपको अल्फा दिया हुआ है और टाइम जो दिया हुआ है t1 टाइम तक ये चलता है। तो यहाँ पहुँचता है तो इसका वेलोसिटी v हो जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद b पर पहुँचने के बाद इसका वेलोसिटी आपका b हो जाता है। यहाँ से कार क्या करता है, डी एक्सेलरेट करता है। तो डी एक्सेलरेट करेगा तो ए का जो मान हो जाएगा वो आपका बीटा हो जाएगा। ये घटना शुरू करेगा, यहाँ एक्सेलरेट करता है, इधर आपका एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से आपका कार क्या कर रहा है, तो डी एक्सेलरेट कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहाँ से डी एक्सेलरेट कर रहा है और इसमें जो टाइम लगता है, मान लेते हैं टाइम आपका t2 लगता है और एक पॉइंट कुछ समय के बाद t2 टाइम के बाद कार पॉइंट सी पर जाता है। तो ये फिर किस अवस्था में पहुंच जाता है, रेस्ट में। तो पहले भी कि एक किस में था, तो रेस्ट में था, पहले भी किस में था, रेस्ट में था। रेस्ट से चलना शुरू किया, t1 टाइम तक वो वेलोसिटी में v तक रहा और उसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम वेलोसिटी आपका v मैक्स यही हो गया और यहाँ से फिर उसका मान क्या हो गया, घटना शुरू कर दिया और घटकर फिर t2 टाइम के बाद रेस्ट में आ गया। टोटल टाइम आपका t1 प्लस t2 टाइम लगा। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, तो फ्रॉम ए टू बी, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मोशन का क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होता ही है बेटा। ए टू बी में चलेंगे तो आपको इक्वेशन इस्तेमाल करना होगा, किसका इस्तेमाल कीजिएगा, v बराबर u प्लस ए टी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर जो v आ जाएगा वो आपको u 0 होगा, एक्सेलरेशन ये अल्फा हो जाएगा, टाइम आपका t1 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया, टाइम t1 आ गया। अब यहाँ से t1 बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा बटा v हो जाएगा। t1 बराबर अल्फा बटा v हो गया। ये आपका इधर का कहानी है। दूसरा आप देखेंगे इसी क्वेश्चन में, तो B से C के बीच में B टू C जब चलेगा तो यहाँ पर U आपको किसके बराबर है, V के बराबर है, ठीक है। V आपका इसमें क्या है, तो 0 है और टाइम आपको इसमें क्या दिया गया है, t2। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाइएगा तो V बराबर U प्लस ए टी, इस फार्मूला को लगाएंगे तो यहाँ पर आपका V क्या है, तो ये 0 है, U क्या है तो आपका V है और ये आपका क्या दिया गया है,
ए, तो ए की जगह पर आपका बीटा है और टाइम आपका T2 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि ये आपका T2 है, तो प्लस में डी एक्सलेट कर रहा है तो एक्सलेशन निगेटिव होगा। तो यहाँ से T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 बराबर जो हो जाएगा वो आपको क्या आ जाएगा, तो V बटा बीटा आ जाएगा, V बटा बीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, V बटा बीटा आ जाएगा। यही ऑप्शन आएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से आपको टाइम निकालना होगा, जल्दी जल्दी टाइम निकालिए। टाइम आपका क्या आ जाएगा, T1 बराबर निकालिए, T2 बराबर निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। T1 निकल गया, T2 निकाल लिए, दोनों को कैलकुलेट कीजिए, क्या आ रहा है, फटाफट आंसर निकालो। T1 बराबर क्या आ गया, V बटा अल्फा। T2 बराबर क्या हो गया, V बटा बीटा। आ क्या रहा है, T1 बराबर, अच्छा यहाँ पर गलती कर दिए, क्या लिखा हुआ गलती है, ऊपर नीचे हो जाएगा, ये अल्फा नीचे आ जाएगा। तो T1 क्या हो गया, T1 बराबर V बटा अल्फा हो गया और T2 बराबर V बटा बीटा हो गया। T2 बराबर क्या हो गया, V बटा बीटा आ गया। ये दोनों चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए था, आ जाना चाहिए था। माइनस था तो माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो अब आपका क्या आ जाएगा, T1 प्लस या T बराबर T1 प्लस T2, तो T बराबर T1 प्लस T2 डाल दीजिए। T बराबर आपका टोटल टाइम T है, तो T बराबर क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 हो जाएगा। तो आपका T1 कितना निकाले हैं, तो V बट्टा अल्फा निकाले हैं, और T2 कितना निकाले हैं, तो V बट्टा बीटा निकाले हैं। V को यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका T आ जाएगा, ये अल्फा गुने बीटा आ जाएगा, ठीक है। और बट्टा कितना हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। इसको एक साथ ले लीजिए और इधर आपका V आ जाएगा, यानी V बराबर क्या हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा बट्टा अल्फा बीटा गुने T। अल्फा प्लस बीटा नहीं, अल्फा प्लस बीटा नहीं, ये नहीं होगा, ये कहाँ से होगा, ये अल्फा T बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा गुने बीटा बट्टा अल्फा प्लस बीटा गुने T। यही आपका क्वेश्चन था, बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नो डाउट कि आपका क्वेश्चन ये खराब था। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ए लैम्प इज मार्क्ड 60 वाट 220 वोल्ट, इट इज ऑपरेटेड एट 200 वोल्ट, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी विल बी। कहता है कि एक आपका लैंप है यानी बल्ब है जो 60 वाट का है, उसका पावर आपको 60 वाट दिया गया है, वोल्टेज आपको 220 दिया हुआ है, वोल्टेज आपको 220 दिया हुआ है। तो P और V पता है तो R निकल जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। V स्क्वायर यानी 220 गुने 220 और बट्टा P कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है कि इट इज ऑपरेटेड एट 200 वोल्ट, यानी इसको ऑपरेट किया जाता है, 220 वोल्ट का है लेकिन 200 वोल्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मान लो कि कोई चीज़ हमारा 220 वोल्ट पर चलता है और 200 वोल्ट पर ही काम चलाएंगे तो उसका एनर्जी कंजप्शन जो होगा वो आपको कम हो जाएगा, तो यूनिट कम उठेगा तो चार्ज भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि इसी को अगर 200 वोल्ट पर ऑपरेट किया जाए तब इसका जो फोर्स होगा वो आपको, यानी तब इसके जो चार्ज होंगे वही आपको पूछे जा रहे हैं। तो वो चार्ज क्या होगा वही आपको निकालना है, क्योंकि जब विभवांतर 200 वोल्ट होगा तो प्रतिरोध समान रहेगा, ठीक है। प्रतिरोध आपको क्या होंगे, लिखेंगे सिंस पोटेंशियल डिफरेंस इज 200 देन 200 वोल्ट, देन रेसिस्टेंस इज सेम। क्या कहता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर आपका, यहाँ पर हिंदी में भी लिख देते हैं, क्या है, कहता है कि चूंकि
विभवांतर 200 वोल्ट होगा तब अवरोध समान होगा। अवरोध क्या होगा? समान होगा। अवरोध क्या होगा? समान होगा। तो अवरोध क्या हो गया? बिल्कुल आपका समान हो गया। तो 200 वोल्ट लीजिए तब भी या 2 वो वोल्ट लीजिए तब भी, तो आपको दोनों केस में पावर क्या आ जाना चाहिए? बिल्कुल सेम आ जाना चाहिए। तो P बराबर क्या हो जाएगा? 200 बट इंटू 200 बट्टा P बराबर फिर से जो आपका P आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? तो उसी का वैल्यू आपसे पूछ रहा था तो निकाल दीजिए। नेक्स्ट जो आपका P हो जाएगा ये समान हो जाएगा। तो P बराबर कितना? 200 वोल्ट इंटू 200 वोल्ट बट्टा रेसिस्टेंस तो सेम होगा। तो R कितना हो जाएगा इसका? V² अपॉन R। तो R आपका कितना दिया हुआ है? ये तो R² हो जाएगा। तो आपका ये क्या आ जाएगा? R यानी R बराबर क्या? 220 इंटू 220 अपॉन 60। तो 60 आपको ऊपर चला जाएगा। यही पावर कंजप्शन हो जाएगा। रेसिस्टेंस R सेम हो जाएगा। तो यही R यहाँ हम डाल दिए। यहाँ पर डाल सकते हैं P बराबर V² अपॉन R। और ये R आपको कहाँ से लिया गया है? तो ये जो R है यही वैल्यू को यहाँ पर डाला गया है। ठीक है, क्योंकि रेसिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट है, रेसिस्टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कैसे कैसे सॉल्व करेंगे? 2 11 जा 2 1 जा 2 100 और 2 से 11 जा ऊपर आपका कितना आ जाएगा? 6 000 और नीचे 11 11 जा 121 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 121 2 11 11 को तो लगभग सॉल्व कीजिए। 2100 कितना दिया हुआ है? 121 से इसको भाग दीजिएगा तो लगभग आपको 49.5 के करीब आएगा। 49.5 आएगा। इसको हम लगभग कितना लिख सकते हैं? 50 जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 50 जूल पर सेकेंड। तो दिस इज योर आंसर। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो एक एक क्वेश्चन बेटा सारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल को लिए है और एक एक क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है। क्या कहता है? ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 1 ओम। ठीक है, एक वायर है जिसका रेसिस्टेंस 1 ओम दिया हुआ है। इस स्ट्रेच्ड एज टू चेंज इट्स डायमीटर। क्या कहता है? कि उस वायर को लमार दिया जाता है। उस वायर को 0.2% से उसको लमार दिया जाता है और लमारने के बाद जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, जो सर्कुलर पोर्शन होगा, उसके डायमीटर को चेंज कर दिया जाता है। कितना से? 0.2% से। पहले 1 ओम था तो परसेंटेज चेंज इन इट्स रेसिस्टेंस इज। क्या कहता है कि कितना परसेंट का चेंजेज आएगा उसके रेसिस्टेंस में, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो फटाफट आप क्या कीजिए? इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए कि कितना से चेंज किया जाएगा। जरा सा बताओ कितना से चेंज होगा? कितना से चेंज करेगा? नहीं समझ में आया। आएगा भी कैसे समझ में? देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। पहले कुछ ऑप्शन गायब है, उस ऑप्शन को लिखो। कौन सा ऑप्शन है? पहले आपका ए आपका 2% है, बी आपका 1%, 8%, 4%। 2%, 1%, ये आपका 2%, ये आपका 1%, ये आपका 8% और ये आपका 4%। ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको वायर का रेसिस्टेंस है तो आर बराबर क्या हो जाता है? रो एल अपॉन ए हो जाता है। रो एल अपॉन ए हो जाता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने इससे पहले भी ये क्वेश्चन आपको करवाया था जिसमें लेंथ आपको 3 गुना हो गया था, तो आइडिया में 3 गुना से परिवर्तन हुआ था और आपको पूछा जा रहा था कि रेसिस्टेंस में क्या चेंजेज आएगा। तो वो आपको, तो एल आपका कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। एल आपको 1 दिया हुआ है तो आपका आइडिया भी कितना होगा? लगभग 1 के बराबर हुई होगा मेरे ख्याल से। तो चलिए हम ऐसा कर लेते हैं कि आर आपका, आर बराबर क्या लिखते हैं? रो स्पेशल रेसिस्टेंस है, इसका भी वैल्यू कुछ मान लो जो भी हो। ये आपको ऊपर 1 आ गया और नीचे आपको क्या कहता है कि 1 ओम इज स्ट्रेच। आर का वैल्यू दिया हुआ है 1 ओम। आर आपका कितना दिया हुआ है? तो ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 1 ओम के बराबर होता है। कितना दिया हुआ है? 1 ओम के बराबर दिया हुआ। कहता है कि वायर ऑफ रेसिस्टेंस 1 एम इज स्ट्रेच टू चेंज इट्स डायमीटर। डायमीटर को चेंज कर दिया जाता है 0 पॉइंट इतना से।
तो r बराबर क्या होता है, d होता है, ठीक है, d/2 होता है। तो पहले यहाँ पर d/2 था, अब क्या कहता है 0.25 से इसको इंक्रीज कर दिया गया। तो डायमीटर को 0.25 से तो d प्लस 0. क्या कर दिया जाता है, चेंजेस टू 0.25 गुने 100/100 गुने d हो जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा 0.25 गुने 100/d। परसेंटेज हटाना था, 100 से मैंने भाग दे दिया। अब क्या कीजिएगा, इसको अगर चेंज कीजिएगा तो इतना आ गया, तो इतना क्या आ गया 25d/100 यानी d/4 आ गया, यानी क्या 5d/4 आ गया, 5d/4 आ गया। तो डायमीटर में चेंजेस, तो ये 1 ओम था, तो नेक्स्ट r जो हमारा होगा, तो डायमीटर में चेंजेस कीजिएगा तो लेंथ में भी चेंजेस आएंगे। वो कैसे कैसे आएंगे वो आपको, तो पहले हम r का कहानी दिखाते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका πr² हो जाएगा, πr² हो जाएगा। तो r में जो चेंजेज आ गया वो पहले d/2 था, अब जो r हो जाएगा वो आपको 5d/2 यानी क्या d/2 था पहले, तो ये आप अब d का वैल्यू कितना आ गया, तो 5d या बट्टा कितना आ गया, तो 8 आ गया, 5d/8 आ गया ये, और इसका आधा करेंगे तो 5d/16 हो जाएगा, 5d/ कितना हो जाएगा 16, 5d/16 यानी d/5 कितना आ जाएगा 5/8 गुने 100, 5/8 गुने कितना 100, तो 4 से काटिएगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 10, 125। एक मिनट रुक जाओ, इसका जो वैल्यू आ जाएगा, शायद हमको कुछ एरर इस क्वेश्चन में नज़र आ रहा है, क्वेश्चन में कुछ मिसमाइंड है, कोई वैल्यू एरर कहीं नज़र आ रहा है, ये देख लेते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। तो डायमीटर आपका कितना आ गया, तो डायमीटर आपका 5d/ कितना आ गया 16 आ गया। तो नेक्स्ट डायमीटर जो हमारा आ गया, तो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो r हमारे क्या हो जाएंगे, r आपका जो चेंज करेगा 1/L से चेंज करेगा, लगभग इसका परसेंटेज जो आना चाहिए, ये आपको इसके परसेंटेज अप्रॉक्सीमेट मेरे ख्याल से 0. इतना है, तो 0.25 से बढ़ जाएगा, तो r का वैल्यू आपको πr² हो जाएगा, तो 1/r² हो गया। तो r² यानी क्या 1/d का स्क्वायर हो जाएगा, 1 क्या d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब d 25% से घट गया, तो d का वैल्यू कितना घट गया, तो आपका नेक्स्ट d जो आ गया वो आपको 5d या बट्टा कितना आ गया 5d या बट्टा 4 आ रहा है, 5d/4 आ गया। जब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और इसमें से 5d/4 घटा देंगे तो 4d/4 d/2 आ जाएगा, यानी 2d d आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली आपको जो इसका आंसर होना चाहिए वो आपको इसके करीब होना चाहिए। चलो देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब जरा सा एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि इसमें कुछ छूटा तो नहीं, एक बार जो है इसको वेरीफाई किया जाए कि इसमें कुछ छूटा तो नहीं है, इसमें छूटा हुआ तो नहीं कुछ है, ये एक बार देख लिया जाए। आज से जो क्वेश्चन था यही सब क्वेश्चन था आपका। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया, दूसरा नंबर क्वेश्चन इमेज था मैग्नेटिक फ्लक्स का, ये भी बना लिए, बोथ रेडियस और इसको डबल किया गया, ये भी देख लिए, और ये भी आपको देख लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कंडक्टर, तो ये आपका था, ये भी क्वेश्चन आपको देख लिया गया, मिली एम्पियर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं वेलोसिटी, ये भी क्वेश्चन देख लिया गया। कॉन्वेक्स मिरर था, ये भी क्वेश्चन ख़त्म हुआ। लेजर सिग्नल दिया हुआ है, तो ये भी आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पावर दिया हुआ था, ये भी ख़त्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्स ऑफ रिपल्सन का था, ये भी ख़त्म है। फोर्स ऑफ रिपल्सन का ये क्वेश्चन था, तो Q1 Q2 ये कितना 4 एम्पियर हो जाएगा। तो ऐसे करके इसको, ऐसे सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, एक बहुत ही खूबसूरत सा जो लेक्चर था आपके बीच, ये आपको ख़त्म हुआ। बहुत एक एक करके टोटल का टोटल क्वेश्चन बेटा टू द पॉइंट, बहुत ही बेस्ट आपके लेवल का न्यूमेरिकल लिया गया था। एक एक करके इसको प्रैक्टिस करो। ये सारा का सारा क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन आने वाले नेक्स्ट कमिंग नाउडेज एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन था। आप इसको देखते रहिए, हंसते मुस्कुराते पढ़ते खेलते कूदते रहना है, टोटल काम करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन एक चीज़ याद रखो, जस्ट इसी सप्ताह के बाद अगले सप्ताह में
आप लोग के बीच हम लाइव रहने वाले हैं। ये आपका सपना बहुत जल्दी साकार होने वाला है, ठीक है।